नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम बीजेपी के योद्धा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम बीजेपी के योद्धा में उन योद्धाओं की बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 51 लोकसभा सीटों पर जिन योद्धाओं को उतारा गया है उनमें से 4 लोकसभा सीटों पर जिन जिन योद्धाओं को उतारा गया है हम उनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और ये सीटें हैं, हम आपको बता दें, मथुरा, खीरी, उन्नाव और अमेठी। उत्तर प्रदेश की 51 बीजेपी की घोषित उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 जो लोकसभा की सीटें हैं वो मथुरा, खीरी और उन्नाव और अमेठी, इन 4 लोकसभा सीटों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस पर किन किन प्रत्याशियों को उतारा गया है, क्या होगी उनके सामने चुनौती, किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ेगा, आज इस कार्यक्रम में इसी पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं मथुरा लोकसभा सीट, जहां से हेमा मालिनी को बीजेपी ने एक बार फिर से उतारा है। आइए हम इनके राजनीतिक सफर के बारे में, इनके जीवन के बारे में पहले जान लेते हैं। जीवन परिचय इनका 16 अक्टूबर 1948 में इनका जन्म हुआ था। स्थान तमिलनाडु में ये जन्मी थी। हेमा मालिनी की बात हो रही है, जो हेमा मालिनी चक्रवर्ती इनका पूरा नाम है। पिता VSR चक्रवर्ती हैं। माता जया लक्ष्मी ये फिल्म निर्माता थी, माता इनकी। और शिक्षा दीक्षा की जहां तक बात है तो चेन्नई के आंध्र महिला सभा में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। 1981 में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र से इन्होंने शादी रचाई थी। आपको बता दें कि ये फिल्मी कैरियर राज कपूर की फिल्म सौदागर से इनकी शुरुआत की थी। अपने फिल्मी कैरियर की करीब 4 दशक में कुल 150 फिल्मों में इन्होंने काम किया था। यह फिल्मी कैरियर हम बता रहे हैं 1999 में इन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया था। राजनीतिक कैरियर के बारे में 2004 में इनकी बीजेपी में यह शामिल हुई थी। इनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ था। पार्टी के सहयोग से राज्यसभा की यह सदस्य बनी थी। 2010 में बीजेपी की महासचिव बनी हेमा मालिनी चक्रवर्ती और बीजेपी के सहयोग से ये राज्यसभा की सांसद चुनी गईं। तो कुल मिलाकर के इनका राजनीतिक कैरियर है। हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा क्षेत्र से इस समय सांसद हैं और बीजेपी ने इन पर जो है पुनः विश्वास। 2014 में हेमा मालिनी ने मथुरा से चुनाव लड़ा था और रालोदा के जयंत चौधरी से इनका सामना हुआ था। 2014 की अगर जो बात करें, हेमा ने जयंत चौधरी को हराया था। तो 2019 में बीजेपी ने फिर से इन्हें उम्मीदवार बनाया और अब जो है रालोदा के कुंवर नरेंद्र सिंह को इन्होंने उस समय शिकस्त दी। तो बीजेपी ने तीसरी बार इन्हें टिकट दिया है और मथुरा लोकसभा सीट से इन्हें टिकट दिया है। ये हमने आपको इनका राजनीतिक सफर बताया, इनका जन्म बताया, फिल्म में इन्होंने कब एंट्री की, कब राजनीतिक सफर इनका शुरू हुआ, हम ये तमाम परिचय आपको दे चुके हैं। अब रुक करते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने मत मिले थे। आइए हम पाई चार्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। बीजेपी को 60.79%, RLD दूसरे स्थान पर रही है 34.26% और कांग्रेस को यहां पर 2.55% वोट मिले हैं। आप देख सकते हैं यहां कोने में बीजेपी से हेमा मालिनी, RLD राष्ट्रीय लोकदल से कुंवर नरेंद्र सिंह और कांग्रेस से यानी कि INC से महेश पाठक ने चुनाव लड़ा था। तो ये स्थितियां हैं यहाँ पर। यह पाई चार्ट के माध्यम से हमने आपको बताया कि मथुरा में 2019 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति रही थी। कांग्रेस ये जो छोटे कोने में दिख रही है, ये गोले के छोटे कोने का ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये यानी कि 2.25% इसको वोट मिले थे। और आपको बता दें कि RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के कुंवर नरेंद्र सिंह को 34.26% वोट मिले थे। बीजेपी को 60.79% वोट मिले थे। अब आपको हम दिखाते हैं, अब कॉलम के माध्यम से दिखाएंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस
पार्टी को नफा हुआ था मत प्रतिशत में, किसको नुकसान हुआ था? तो यहां बीजेपी को 7.59% का नफा हुआ था, यानी कि इतने प्रतिशत की मतों में वृद्धि हुई थी। और राष्ट्रीय लोकदल के मतों में अभी गिरावट दर्ज की गई, कितना? 11.64% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आईएनसी यानी कि कांग्रेस के मत प्रतिशत में 2.55% की 2019 के लोकसभा चुनाव में वृद्धि दर्ज की गई। आपको बता दें कि हेमा मालिनी, एक बार फिर बता दें, हेमा मालिनी जो है, फुल स्क्रीन अगर जो आपको दिखाए तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, हमारे दर्शकों को और ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखेगा। हेमा मालिनी बीजेपी से इनके मत प्रतिशत में 7.59% की वृद्धि हुई थी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि कुंवर नरेंद्र सिंह के मत प्रतिशत में, आरएलडी के मत प्रतिशत में 11.64% की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं कांग्रेस के मत प्रतिशत में 2.55%, यानी कि महेश पाठक यहां से चुनाव लड़ रहे थे और इनके मत प्रतिशत में 2.55% की वृद्धि हुई थी। अब हम चलेंगे अपने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, इस बारे में बातचीत करेंगे। के विश्वदेव राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, के विश्वदेव राय जी। हेमा मालिनी जी, नमस्कार। नमस्कार। मथुरा लोकसभा सीट की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की हॉट सीटों में से एक आती है, क्योंकि फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। तो अब जो स्थितियां हैं, लगातार इन पर बीजेपी लगातार विश्वास जता रही है। कारण क्या है? हालांकि यह भी देखा जा सकता है कि जो 70 पार हो जाते हैं उनको बीजेपी टिकट नहीं देती, लेकिन लमसम इनकी आयु जो है 75 के करीब है इस समय, लेकिन फिर भी इनको टिकट दिया गया है मथुरा से। कारण क्या हो सकता है? देन भाई, सबसे बड़ा कारण हेमा मालिनी को दोबारा टिकट मिलने का जो मुझे लगता है वो यही है कि वो एक अभिनेत्री है और एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करती हैं, क्योंकि मथुरा एक बहुत ही विशेष सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और 3 बार हेमा मालिनी वहां से चुनी जा चुकी हैं और तीनों बार अच्छी मार्जिन से जीतती हैं, जबकि सेकंड नंबर पे आरएलडी आई है वहां पर हमेशा। और 2014 में जब बसपा लड़ी थी तब वो तीसरा नंबर पे आई थी और अच्छे खासे करीबन 1,70,000 वोट मिले थे बसपा को। उसके बावजूद जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री रही है हेमा मालिनी की, वो हमेशा दुगनी रही है अपने सेकंड नंबर के कैंडिडेट से। उनको 2014 में जैसे आपने बताया भी 5,70,000 80,000 के आसपास वोट मिले थे। उसके बाद बढ़ के 2019 में 6,70,000 मिले, 1 लाख का सीधे सीधे इजाफा हुआ जब वोटर टर्नआउट बढ़ा है। तो ये एक प्रतिष्ठा वाली सीट है बीजेपी के लिए, क्योंकि मथुरा, और अभी योगी आदित्यनाथ जी का बयान भी आया था और प्रधानमंत्री का भी बयान आया था कि काशी, मथुरा, अयोध्या की तरह उसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो हेमा मालिनी एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं, बीजेपी इसीलिए उन पे दांव लगा रही है पुनः तीसरी बार मथुरा सीट के लिए। जी, मथुरा के अगर जो जातीय समीकरण के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहें तो वैसे तो हेमा मालिनी के सामने और पीएम मोदी के वेव, यानी कि एक तरह से जो हवा बह रही है उसके सामने सारे समीकरण धराशायी हो जाते हैं। लेकिन अगर मथुरा के जातीय समीकरण की बात करें तो कौन कौन सा वर्ग बीजेपी की ओर आकृष्ट हमेशा से दिखता रहा है? देवेंद्र भाई, वर्ग विशेष की बात मथुरा सीट पे थोड़ी अलग हो जाती है। उसका कारण ये है, इस बार जो गठबंधन हो गया है आरएलडी और बीजेपी का, उसकी वजह से बाकी सारे जितने लोग हैं मथुरा के कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मथुरा में अगर देखा जाए तो वहां पर एक 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज पड़ती हैं। 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट परसेंटाइल बीजेपी और आरएलडी के बीच में टक्कर का रहा है। और जब भी वोट परसेंटाइल अगर इन दोनों के साथ आने के बाद वो वोट परसेंटाइल हर क्षेत्र में इन लोगों का बढ़ जाएगा। और मुझे लगता है जो वर्ग विशेष की अगर हम बात कर रहे हैं तो मथुरा सीट पर वो इतनी कारगर नहीं होगी बाकी पार्टियों के लिए जी। क्योंकि बसपा
अब की बार अच्छी तरह से चुनाव नहीं लड़ रही है। जो देखा गया है, अभी एक खबर आ रही है देवेंद्र भाई, आपको बता दूं कि तीनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का गठबंधन तो है ही, और एक बसपा को साथ में लाने की कोशिश हो रही है। अगर बसपा आती है तो थोड़ी बहुत टक्कर हो पाएगी, वरना वर्ग विशेष, जाति विशेष के हिसाब से मथुरा सीट पे वोटिंग मुझे नहीं लगता होगी। जी, एक चीज और देखा जा सकता है कि यहाँ पर आरएलडी जो है दूसरे स्थान पर रही है। यहाँ जो तस्वीरों में हमारे ये दिख रहा है कि आरएलडी दूसरे स्थान पर रही है, और आरएलडी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ बीजेपी का जो गठबंधन हो गया है, तो यहाँ पर तो अब सारे जो विपक्ष हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर जो ये परसेंटेज पहले और दूसरे नंबर के यहाँ पर रहने वाले दोनों अगर एक हो जाते हैं तो वैसे ही सारे समीकरण धराशायी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब तो हेमा मालिनी को प्रचंड बहुमत के साथ जीतना होगा। ये तो बिल्कुल ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर वो कम मतों से जीती। जितने 1 लाख से फिलहाल में जीत रही है, उनको कम से कम उन मतों को दुगना करना पड़ेगा जीत के लिए, तभी वो एक कारगर जीत होगी उनके लिए। जी, दूसरा एक बहुत बड़ी बात, जी 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 आप बोलिए देवेंद्र जी, हम यही कह रहे थे कि जो आपने कहा कि अब बहुत बड़े अंतर से जीतना चाहिए था, तो इनको 6,71,000 वोट मिले थे अगर जो 2019 में, तो आरएलडी को भी 3,77,000 वोट मिले थे। अगर जो दोनों को जोड़ा जाए तो इस समय करीब करीब 9 लाख के करीब, 10 लाख के करीब इनको वोट मिलना चाहिए, अगर ये समीकरण सारे वोट ट्रांसफर हो जाए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल नवीन भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक रोचक बात देखें तो टर्नआउट वहां पर 11 लाख हुआ था 2019 में, और उसमें से अगर 10 लाख वोट इनको ही मिलेगा अकेले, इस बार हो सकता है बढ़ के थोड़ा 50-60 हजार और वोट बढ़ जाए, और उसी में 10 लाख इनको मिल जाए, तो बाकी सारे तो अंक गणित के हिसाब से बात अगर कर रहे हैं जी जी, तो ये तो बिल्कुल ही स्वीपिंग मेजॉरिटी हो जाएगी बिल्कुल वहां पर, बिल्कुल क्लीन स्वीप यहाँ पर सारी पार्टियों को कर देंगी। अब चूंकि अब रुख करेंगे दूसरे लोकसभा सीट की ओर, आप हमारे साथ बने रहिए राव साहब। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए, तो अगर जो बात करें दूसरे लोकसभा सीट की ओर, तो वो जो लोकसभा सीट है उसका नाम है खीरी। खीरी एक ऐसी लोकसभा सीट है जो काफी विवादों में रही है, और यहां से अजय मिश्रा टेनी यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आइए सबसे पहले इनके राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त सा परिचय जान लेते हैं। संक्षिप्त सा परिचय, अजय मिश्रा टेनी यानी कि खीरी लोकसभा सीट, यहां इनका बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी, इनका राजनीतिक सफर खीरी लोकसभा सीट से तीसरी बार ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी से 1 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं टेनी, और 23 साल पहले तिकुनिया कांड के आरोपी थे। ये 23 साल पहले तिकुनिया कांड के आरोपी थे। प्रभात गुप्ता के हत्या का यहां इनके ऊपर आरोप था, और हाईकोर्ट से ये बरी हुए थे, हाईकोर्ट से बरी भी हुए थे। ये अब अक्टूबर 2021 में टेनी के खिलाफ किसान आंदोलित हुए, और बनवीरपुर में किसान ये आंदोलन किए थे। बनवीरपुर में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी संघर्ष का भी उस समय मामला सामने आया था, आरोप लगा था। 4 किसान समेत 8 लोगों की जान भी गई थी। ये स्थितियां हैं। मामले में टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू मुख्य आरोपी बनाए गए थे। आपको बता दें 13 आरोपी जेल गए, 1 साल बाद उनको जमानत मिली थी। यह है कहानी इनकी, ये अजय मिश्रा उर्फ टेनी की। इनको लोकसभा में तीसरी बार ये खीरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब थोड़ा सा रुक कर लेंगे पाई चार्ट की तरफ। 2019 लोकसभा के चुनाव में इस खीरी लोकसभा में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले थे ये जान लेते हैं। बीजेपी को 53.63%, सपा दूसरे नंबर पर रही जिसको 34.38% वोट मिले, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, 8.11% इसको वोट हासिल हुए। आपको बता दें कि अब बीजेपी से अजय मिश्रा टेनी ही उम्मीदवार थे जो जीत करके सांसद बने। एसपी से डॉक्टर पूर्वी वर्मा थी जिनको 34.38% वोट मिले, और अगर जो बात करें कांग्रेस की
तो कांग्रेस से जो थे जफर अली नकवी थे, जो कांग्रेस को यहां पर जफर अली नकवी को 8.11% वोट मिले हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, कोने में प्रत्याशियों के नाम हैं और पाई चार्ट पर हम प्रतिशत बता रहे हैं आपको। बीजेपी को 53.63%, सपा को 34.38% और कांग्रेस को 8.11% वोट मिले हैं। अब हम रुख करेंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी के मत प्रतिशत में नफा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। आइए इस कॉलम के जरिए हम आपको बताते हैं। इसमें बीजेपी को 17.25% का इजाफा हुआ है इनके मत प्रतिशत में 2014 के सापेक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में। वहीं सपा दूसरे स्थान पर रही, इसको 7 अगर जो सपा की बात करें तो ये 7.63% इसको जो है इसके मतों में वृद्धि हुई है। अगर जो कोने में थोड़ा सा नजर डालें और फुल स्क्रीन अगर जो दिखा दें हमारे दर्शकों को तो बहुत बेहतर होगा। कोने में नजर डालें तो प्रत्याशियों के नाम भी आपको नजर आएंगे। बीजेपी से अजय मिश्रा टेनी और सपा से डॉक्टर पूर्वी वर्मा। सपा से डॉक्टर पूर्वी वर्मा चुनाव लड़ी थी और बीजेपी को यहां पर 17 बीजेपी के मतों में, अजय मिश्रा टेनी के मतों में 17.2% का इजाफा हुआ था। वहीं सपा के मतों में 7.63% का इजाफा हुआ था। यानी कि अगर जो कांग्रेस की बात करें और भी जो छोटी मोटी पार्टियां यहां पर चुनाव लड़ रही थी, उनके मत प्रतिशत में लगातार एक तरह से ये घाटा हुआ। अब हम आप आना चाहेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक विश्वदेव राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम फिर अब खीरी लोकसभा सीट पर हम चर्चा करेंगे। अजय मिश्रा टेनी, अजय मिश्रा जो टेनी हैं, इनको एक बार फिर जो है यहां से खीरी लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। काफी विवादों में रहे हैं, किसानों में उनके प्रति नाराजगी है और खूनी संघर्ष की बात भी आई है। इनके जो पुत्र हैं आशीष मिश्रा मोनू, ये भी एक तरह से उस खूनी संघर्ष में मुख्य आरोपी बनाए गए थे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट देना कितना सही दृष्टिकोण लगता है आपको? देवेंद्र भाई, ये तो बड़ा अचंभित हुआ था हम लोगों को जब इनको टिकट हुआ था। लेकिन उसका जब कारण विश्लेषण हम लोगों ने आपस में किया तो ये समझ में आया कि जो इस बार का जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें आरएलडी के आने के बाद जब वो किसान आंदोलन हुआ तो उत्तर प्रदेश का इतना ज्यादा सहयोग उसमें नहीं रहा। राकेश टिकैत ने जरूर बयानबाजी करी और कई बातें कही, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा प्रभावशाली इफेक्ट नहीं दिखा उत्तर प्रदेश के मामले में। तो इसी वजह से अजय मिश्रा टेनी एक लखीमपुर के बहुत पुराने नेता रहे हैं। उनका जैसे आपने बताया थोड़ा बहुत आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन उसके बावजूद उनका जो वहां पर वोटिंग पैटर्न है और जिस तरह से उनको वोट मिलता है उसको देखते हुए और जिताऊ कैंडिडेट वही दिख रहे हैं उस क्षेत्र के, इसलिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। उनके बारे में कई ऐसे बातें कही जाती हैं। एक तो गृह राज्य मंत्री थे वो, तो इसकी वजह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई उस समय नहीं हुई। आज भी किसानों की पहली मांग थी कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और लेकिन बीजेपी ने उसके बावजूद उनको टिकट दिया है। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला होगा वहां पर कि जो कैंडिडेट दूसरी तरफ का है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आएगा, उसके बारे में क्या कौन होगा कैंडिडेट, और या तो अगर वो किसान बेल्ट से आता है तो एक अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है वहां पर। जी, ये चीज 2019 के लोकसभा चुनाव के अगर जो गणित को देखें, वहां अंकों की जादूगरी देखें तो करीब 7% जो है सपा के वोटों में यहां पर बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि बीजेपी के अजय मिश्रा टेनी के वोटों में यहां पर 14 के सापेक्ष 17% की बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में अगर जो लोग नाराज होंगे अजय मिश्रा टेनी से, किसान नाराज होंगे अजय मिश्रा टेनी से, तो जहां तक बढ़त दिख रही है 7% की 2019 में, तो ये बढ़त तो सपा का ज्यादा हो सकता है, और अगर जो ज्यादा हुआ तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कैंडिडेट का बात ज्यादा
प्रभावी रहेगी देवेंद्र भाई, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी का जो कैंडिडेचर है भाजपा की तरफ से, तो वहां पर्टिकुलर लखीमपुर की अगर बात करें तो इनके जो 2019 से लेके 2024 तक काफी पानी बह चुका है, जिसे हम लोग कहते हैं, और काफी घटनाक्रम हो चुका है किसान आंदोलन की वजह से। और वहां पर एक ये जो घटनाक्रम इनके पुत्र द्वारा किया गया था, उससे बड़ा काफी रोष है और उचित कार्रवाई वहां नहीं हुई है। भले ही सरकार ने हमेशा बोला है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, हम मुआवजा की बात करेंगे, हम सब चीजें करेंगे किसानों के लिए, लेकिन एक रोष जो अंदरूनी है वो किसानों में है ही अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ। और अगर कैंडिडेट इंडिया और इंडिया ब्लॉक का जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस कैंडिडेट हुआ, वो अगर कुछ बेहतर हुआ तो वहां पर अजय मिश्रा टेनी की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जी, अजय मिश्रा टेनी की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बात अगर जो करें किसानों की, जो हम बात कर रहे हैं, तो वो तो इधर अभी नाखुश दिख रहे हैं, पता नहीं खुश हुए नहीं हुए, क्या स्थितियां हैं ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन महिलाओं को अपनी तरफ करने में काफी रुचि दिखा रही है बीजेपी। जैसे कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसमें महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी आधी आबादी को अपनी तरफ पूरी तरह अपनी तरफ करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इसका कुछ असर पड़ सकता है? भाई बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जितनी अपनी लिस्ट 195 की लिस्ट दी है, उसमें काफी महिलाओं को उसने टिकट दिया है, जो बाकी पार्टियों के टिकट में जो भी दिखे हैं अब तक वो नहीं दिख पा रहे हैं। आधी आबादी के लिए 33% का रिजर्वेशन की बात करी गई थी कि उनको टिकट देना चाहिए, 33%। और ये बात कोई पार्टी पिछले इतिहास में देखा गया है, पिछले कई चुनावों में, कि कोई पार्टी इस तरह करती नहीं है। मुझे लगता है आज वुमेन्स डे है और आज ही के दिन अगर कोई पार्टी लिस्ट प्रचारित अपनी कर रही है तो महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाए तो और एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। और कई क्षेत्र ऐसे हैं देवेंद्र भाई, मैं बताऊं आपको, जहां पर उत्तर प्रदेश में खास तौर पे जहां महिलाओं का वोटिंग स्टाइल और वोटिंग पैटर्न बहुत बड़ा है और वो किसी भी कैंडिडेट को जीत या हार में तब्दील करने का दमखम रखती है। अगर जो जातीय समीकरण की बात करें तो विशेष रूप से कौन कौन सा वर्ग जो है बीजेपी की तरफ आकर्षित दिखता है अभी भी? देखो भाई, जाति तो अभी आपने हम लोगों ने जो देखा ही है कि जो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें इन्होंने राजभर को लिया है, क्योंकि वो पूर्वांचल की तरफ पूरा बेल्ट है। आरएलडी ने एक प्रत्याशी जो अपना दिया, जो कैबिनेट मिनिस्टर बनवाया है, वो पिछड़ी जाति के हैं। तो जोर हमेशा जो बिहार के सेंसस को देखते हुए, जो बिहार ने इंटरनल सेंसस कराया था स्टेट वाला, अति पिछड़ी जातियां, जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां जो हैं, वो आज की डेट में ज्यादा प्रभाव में आ गई हैं और बीजेपी उनको लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। बसपा का जो वोट बैंक था, उसको कहीं ना कहीं भेदने में बीजेपी पिछले 10 वर्षों में बहुत अच्छी तरीके से कारगर हुई है। और देव भाई, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये जो अति पिछड़ा वाला जो वर्ग है, ये एकमुश्त वोटर बन जाता है, चाहे वो बसपा का बन रहा हो, अब वो कांग्रेस, अब वो बीजेपी का बन रहा है। तो इस वजह से वो जो विनिंग मार्जिन होते हैं वो बहुत अच्छी तरह डिसाइड हो जाते हैं कई कई सीटों पे, जहां मुश्किल से 10, 15, 20 हजार की मार्जिन से लोग जीतते हैं। जैसे हम लोग कन्नौज में अभी देखेंगे, कन्नौज में 20 हजार की मार्जिन से डिम्पल यादव हार गई थी। तो वहां इस तरह के जब वोटिंग होती है, अति पिछड़ों को जिस तरह से लुभा रही है बीजेपी, तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक जिता देती है बीजेपी के कैंडिडेट्स को। चलिए, अब हम रुख करेंगे अगली लोकसभा सीट की तरफ, और वो अगली लोकसभा सीट है उन्नाव, जहां से बीजेपी ने अपने योद्धा को जो उतारा है। उन्नाव लोकसभा सीट से साक्षी महाराज को एक बार फिर टिकट दिया है। आइए साक्षी महाराज के राजनीतिक समीकरण के बारे में जानते हैं। राजनीतिक सफर बीजेपी से इन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 91 में मथुरा लोकसभा सीट से
सांसद चुने गए थे और 96 और 98 में फर्रुखाबाद से सांसद चुने गए थे। आपको बता दें 1999 के चुनाव में बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। कुछ कारण थे। बीजेपी से नाराज साक्षी महाराज ने सपा का प्रचार किया था 2099 के चुनाव में। 99 में मुलायम सिंह ने चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में इन्हें शामिल किया था। चुनाव के बाद 2000 में मुलायम सिंह ने उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत कराया। 2000 से 2006 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे और 2014 में बीजेपी के टिकट पर 16वीं लोकसभा में चुनाव लड़े। 2019 में उन्नाव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। रिकॉर्ड मतों से इन्होंने जीत दर्ज की। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से यह प्रत्याशी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के अब पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको यह गणित समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर किन पार्टियों को कितने प्रतिशत मत मिले थे। तो हम आपको एक बार फिर बताएंगे कि पाई चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस पार्टी को कितने प्रतिशत 2019 में वोट मिले थे। बीजेपी को 56.87%, सपा को 24.46% और कांग्रेस को 15.01% वोट मिले थे। कोने में चले जाएं तो नाम भी समझ में आ जाएगा। साक्षी महाराज बीजेपी से, अरुण शंकर शुक्ला समाजवादी पार्टी से और अनु टंडन कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। यानी कि बीजेपी को यानी कि साक्षी महाराज को 56.87% वोट मिले थे, सपा को 24.46% वोट मिले थे और कांग्रेस को यानी कि अनु टंडन को 15.01% वोट मिले थे। अब आपको बताएंगे कॉलम के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि 2014 के सापेक्ष 2019 में किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतों का लाभ हुआ था और किसको कितने प्रतिशत की हानि हुई थी। तो बीजेपी को 13.69% मतों का लाभ हुआ था, ज्यादा मिले थे 2014 से, और सपा को 7.09% का लाभ हुआ था। वहीं कांग्रेस नीचे आई है, 1.39% इसके मतों में गिरावट दर्ज की गई है 2019 में। यानी कि सीधी बात है, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर फुल स्क्रीन से दिखाएं अपने दर्शकों को, तो साक्षी महाराज के मतों में 13.69% का इजाफा हुआ। सपा के मतों में यानी कि अरुण शंकर शुक्ला को जो मत मिले थे वो 14 की सापेक्ष इनके मतों में 7.09% का इजाफा हुआ और कांग्रेस यानी कि अनु टंडन को जो मत मिले थे 14 के सापेक्ष कांग्रेस के मतों में 1.39% की गिरावट दर्ज की गई है। अब हम रुख करेंगे अपने संवाददाता मुकेश गौतम की तरफ रुख करेंगे। उन्नाव से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम इस समय रुख करेंगे अभी मुकेश गौतम के पास जाना चाहेंगे। हमारे संवाददाता मुकेश गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश गौतम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो स्थितियां है इस समय, साक्षी महाराज को एक बार फिर जो है चुनाव मैदान में उतारा गया है, बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है, बीजेपी के योद्धा के रूप में यहां पर उन्नाव से चुनावी अखाड़े में उतरे हुए हैं। इनको लेकर के क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में हलचलें और बातचीत चल रही है? जी देवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि उन्नाव लोकसभा से एक बार फिर भाजपा ने तीसरी बार लोकसभा से साक्षी महाराज को प्रत्याशी बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साक्षी महाराज की लोकप्रियता तो बहुत है, देश में फायर ब्रांड नेता के नाम से जाने भी जाते हैं और साक्षी महाराज यहाँ पे तीसरी बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जाति समीकरण के आधार पर भी ये जो सीट है वो साक्षी महाराज के पक्ष में कहीं ना कहीं दिख रही होती है, क्योंकि ये जो उन्नाव लोकसभा की सीट है यहाँ पर ओबीसी बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी में विशेष तौर पर लोधी समाज का वोट सर्वाधिक है। आपको बता दें कि यहाँ पे कुल 31 लाख की आबादी है, जिसमें कि 23 लाख से अधिक मतदाता है और जिसमें कि 12 लाख से अधिक पुरुष और 10 लाख से लगभग 11 लाख के आसपास में महिला वोटर है।
जी। तो कुल मिलाकर के आपके कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ओबीसी वर्ग और मुस्लिम बाहुल्य ये इलाका है उन्नाव, तो हमें तो लगता है कि ओबीसी वर्ग और लोधी वर्ग साक्षी महाराज की तरफ जा सकता है, लेकिन मुस्लिम वर्ग यहाँ किधर रुख करता हुआ दिखता है? देखिए, जैसा कि अभी तक चुनाव में देखा जाता था कि चुनाव में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, मगर इस बार कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ सकती है, तो कहीं ना कहीं इसका भी कहीं ना कहीं लॉस होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में जब नगर पालिका परिषद उन्नाव का चुनाव हुआ था तो वहां से समाजवादी पार्टी हारी हुई थी, क्योंकि उसके अगेंस्ट में ओवैसी की पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली थी। जी, यानी कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी को लाभ कराने में काफी जो है आगे दिख रही है। अगर जो यहाँ से चुनाव अगर जो हो और ओवैसी अपना उम्मीदवार यहां से उतार देते हैं तो वास्तव में बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाता है। के विश्वदेव राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सवाल यहां पर यह है कि यहां कांग्रेस तीसरे नंबर पर 2019 में दिख रही है, दूसरे नंबर पर सपा दिख रही है और पहले नंबर पर बीजेपी है। तो कुल मिलाकर के अगर जो हम देखें तो अगर कांग्रेस और सपा में गठबंधन होता है और सपा का उम्मीदवार यहां पर खड़ा होता है तो कुछ वोट प्रतिशत जो है आपस में मिल सकते हैं और अच्छे खासे टक्कर दे सकते हैं अगर। लेकिन जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि ओवैसी भी अपने कुछ प्रत्याशी अगर जो उतार देते हैं तो वास्तव में फिर ले दे करके शून्यवटा सन्नाटा दिखेगा और बीजेपी यहां पुनः आगे बढ़ती हुई दिख सकती है। क्या लगता है आपको? जी देवेंद्र, मुकेश की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ही सटीक रिपोर्ट है। उसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं। साक्षी महाराज जो वोट उनको मिलता आ रहा है उसमें अच्छी टक्कर उनको समाजवादी पार्टी से मिलती आ रही है। समाजवादी पार्टी के जो पिछले कैंडिडेट जो अरुण शंकर शुक्ला हैं उनको उनका निकनेम अन्ना भी है, वो माफिया की एक है, बाहुबली जी। उनको लड़ाया था समाजवादी पार्टी ने। अन्नू टंडन कांग्रेस की प्रत्याशी भी इस बार भी जहां तक उम्मीद करी जा रही है कि अन्नू टंडन को ही टिकट मिलेगा वहां से, तो अगर ज्वाइंट कैंडिडेट अगर आता है, क्योंकि अन्नू टंडन का वहां पर एक बार वहां की लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। उसके बाद की जो साक्षी महाराज के लिए दिक्कतें होंगी वहां पर, वो अपने वोट को समेटने की बात होंगी, क्योंकि जो ओवैसी की बात आप कर रहे हैं देवेंद्र भाई और मुकेश ने बताया, तो मुस्लिम वोट्स का जो परसेंटाइल वो जो सामने दिख रहा है वो करीबन 11 से 12% का वोट शेयर है वहां पर। अगर उसमें बंटवारा होता है तो जरूर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो एक कैंडिडेट आएगा उसको थोड़ी दिक्कत होगी साक्षी महाराज के सामने जीत होने की। और इसमें इस सीट की एक खास बात और है कि अभी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो जब बसपा में थे तो यहाँ से वो सांसदीय लड़के जीत के गए थे एक बार। तो ये यहाँ की प्रमुख बातें हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक अब जब बसपा से भाजपा में आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा की बात हो जाएगी तो साक्षी महाराज को वहां से जितवाना। जी बिल्कुल, ये प्रतिष्ठा की बात हो जाएगी साक्षी महाराज को यहाँ से जिताना। अब हम रुख करेंगे एक वीवीआईपी सीट की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश गौतम, हम इतना अच्छी रिपोर्ट के लिए। आप राजनीतिक परिदृश्य पर नजर बनाए रखिएगा। अब रुख करेंगे हम एक वीवीआईपी सीट अमेठी की तरफ, जहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से और बीजेपी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है। और पिछली बार की अगर जो बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहाँ राहुल गांधी को मात देती थी स्मृति ईरानी। तो अब स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर और इनके जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें। 23 मार्च 1976 को इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। अमेठी लोकसभा सीट की बात हो रही है, स्मृति ईरानी की बात हो रही है। पिता पंजाबी हैं, मां बंगाली हैं। दिल्ली में इनका निवास है, दिल्ली में इनका जन्म हुआ। 3 भाई बहनों में स्मृति सबसे बड़ी हैं। आपको बताया कक्षा 10वीं के बाद
इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। आर्थिक तंगी के कारण 200 रुपए में सौंदर्य उत्पादों का ये प्रचार किया करती थी, ये इनकी स्थिति थी। 1998 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में इन्होंने हिस्सा लिया, फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन इसके बाद ये मुंबई की तरफ रुख की और वहां पर आजीविका चलाने के लिए मैकडॉनल्ड्स में इन्होंने काम किया। 2001 में स्मृति ईरानी ने अपनी शादी रचाई। किससे रचाई ये भी जान लेते हैं। पारसी व्यवसायी जुबीन ईरानी से इन्होंने शादी की। पारसी व्यापारी। मनोरंजन इंडस्ट्री में इन्होंने ऑडिशन देना शुरू किया और उसके बाद वो ला 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 शो के को होस्ट भी किया। प्रसिद्ध अभिनेत्री को रिप्लेस किया। फिर एकता कपूर का सीरियल इन्हें मिला। आप सभी जानते हैं कि कौन सा सीरियल है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के जरिए स्मृति को पूरी तरह से प्रसिद्धि मिली। स्मृति ईरानी को कई पुरस्कार भी मिले हैं एक्टिंग के क्षेत्र में। आपको बताएं, ये इनका राजनीतिक सफर अब आपको बता रहे हैं। 2003 में बीजेपी का इन्होंने दामन थामा। महाराष्ट्र यूथ विंग का उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया। 2004 में स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से चुनाव लड़ा। कपिल सिब्बल के खिलाफ ये चुनाव लड़ा था। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल से इनका सामना हुआ था। और आपको बता दें कि चुनाव हारने के बाद भाजपा केंद्रीय समिति की एग्जीक्यूटिव मेंबर इनको बनाया गया था। 2010 में स्मृति ईरानी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव एवं महिला विंग की प्रेसिडेंट बनाई गई थी। साल 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ इन्हें उतारा गया था। 2014 में राहुल गांधी को कड़ी चुनौती दी थी, लेकिन हार का सामना इनको पहली बार करना पड़ा था। मानव संसाधन मंत्रालय की इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और आपको बता दें कि बाद में स्मृति ईरानी को टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 2011 में स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेज दिया गया था। 2012 में भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। यह महत्वपूर्ण है। 2011 से लेकर मई 2014 तक कोयला एवं स्टील कमेटी की सदस्य रही। ये आपको हम बता रहे हैं। इनका ये सारा इनका राजनीतिक जीवन था। और अब 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसमें इनको टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से और राहुल गांधी को इन्होंने परास्त किया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इनको टिकट दिया गया है। अब जो ये हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है 2019 लोकसभा चुनाव की वो पाई चार्ट, जिसमें किस पार्टी को कितने मत मिले थे। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को 49.71% मत मिला था, कांग्रेस को 43.84% का मत मिला था। आप कोने में देखिए, बीजेपी से स्मृति ईरानी ने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस से यहां पर राहुल गांधी चुनाव लड़े थे। दो महत्वपूर्ण है, बाकी अन्य पार्टियों की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। राहुल गांधी को 43.84% गढ़ कहा जाता है अमेठी। 2019 कांग्रेस के लिए ये काला लोकसभा चुनाव कह सकते हैं। इसके लिए अमेठी जो कि गढ़ है, इनका गढ़ कहा जाता था, इस गढ़ को बीजेपी ने स्मृति ईरानी के द्वारा भेज दिया और 49.71% मत के साथ स्मृति ईरानी विजयी हुई। कांग्रेस से राहुल गांधी को 43.84% मत मिले और इन्हें हार का सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए उनको अपने हार का अंदाजा हो गया था और राहुल गांधी वायनाड से अपना चुनावी पर्चा भरा और वहां से सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं। अब 2019 का वो कॉलम चार्ट हम दिखाना चाहेंगे जो 2014 की सापेक्ष 2019 में किस पार्टी को मतों में नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ। आइए हम ये कॉलम दिखाते हैं, कॉलम चार्ट। बीजेपी को 15.33% के मतों का इजाफा हुआ, लेकिन कांग्रेस को यही यानी कि राहुल गांधी को 2.85% मतों का नुकसान हुआ और ये धराशायी हो गए। 15% की वृद्धि और 2.85% का नुकसान, और ये आप जोड़िए तो होता है 17-18% की यहाँ पर वृद्धि दर्ज कर ली गई और स्मृति ईरानी यहाँ पर चुनाव जीत गई। यहाँ पर स्मृति ईरानी, अगर फुल स्क्रीन हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो ज्यादा और ये आंकड़े उनको दिखेंगे अच्छी तरीके से। यानी कि बीजेपी 15.33% का इजाफा हुआ तो स्मृति ईरानी यहां से चुनाव जीत गई।
वहीं 2019 में 2014 के सापेक्ष कांग्रेस के मतों में 2.85% की गिरावट दर्ज की गई, तो यहां पर राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। अब फिर जो है स्मृति ईरानी को यहां से टिकट दे दिया गया है अमेठी लोकसभा सीट से। हम आना चाहेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के विश्वदेव राव साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस का गढ़ अमेठी को कहा जाता है, और इस कांग्रेस के गढ़ में वास्तव में भेद दिया था 2019 में स्मृति ईरानी ने, और राहुल गांधी को पटखनी दे दी थी। अब फिर जो है स्मृति ईरानी को यहां से उतारा गया है। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस की रणनीति वहां की क्या हो सकती है? देन भाई, यही तो समस्या है कि कांग्रेस की रणनीति नहीं समझ में आ रही वहां से, ना वो समझा पा रही है। राहुल गांधी अभी रोड शो पे आए थे अपने न्याय यात्रा करते हुए, जब अमेठी और रायबरेली से निकले थे, तब भी उन्होंने कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया था, कोई बताया नहीं था कि वो चुनाव यहाँ से लड़ने पुनः आएंगे कि नहीं आएंगे, और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, क्या कैसे क्या होगा। इस बार की जो स्थिति है अमेठी में, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लोग समझ में आ रही है, अभी जो राम मंदिर वाला जो मुद्दा हुआ था, उसके बाद राज्यसभा चुनाव हुए। राज्यसभा चुनाव में वहां के 2 जो विधायक हैं, 5 में से 3 विधायक वहां भाजपा के हैं, 2 समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों में से एक विधायक तो आए नहीं वोट करने, दूसरे जो विधायक हैं उन्होंने भाजपा के कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर दिया। तो ये वहां पर बीजेपी ने पूरी गणित पहले से ही बिछा दी है कि अमेठी में उसको क्या करना है, अमेठी में कैसे वो स्मृति ईरानी को पुनः जिताने की कोशिश करेगी। यहीं पर कांग्रेस की रणनीति बहुत क्लियर होनी चाहिए कि राहुल गांधी को वहां से पुनः लड़ना चाहिए, एक अच्छी टक्कर जो देनी चाहिए, और उम्मीद अपनी पूरा प्रचार प्रसार जो उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करना चाहते हैं, वो अमेठी से एक बार पुनः चालू करें। ये उनकी पुश्तैनी सीट जिस तरह बोलते हैं, ये राजीव गांधी भी वहीं से संसद में आए थे, तो उनके पिता, तो इस वजह से ये राहुल गांधी को वहां डिक्लेयर करना चाहिए कि कैंडिडेचर जो वहां के लोकल जनता की मांग भी है कि राहुल गांधी पुनः आए। तो इस बार उम्मीद करी जा सकती है कि स्मृति ईरानी को और बेहतर टक्कर मिल जाए वहां से, उस पर्टिकुलर सीट से। अगर राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए तो मैदान खाली दिखेगा। क्या ऐसा है? भाई, निर्भर करता है कि किसको राहुल गांधी चुन के भेजते हैं। अगर जैसे बात चर्चाओं का बाजार गर्म है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी क्योंकि सोनिया जी जा चुकी हैं राज्यसभा, तो इस तरीके का अगर माहौल वहां बनता है तो रायबरेली और अमेठी दोनों को प्रियंका गांधी को देखना पड़ेगा, और प्रियंका गांधी को अपने हिसाब से ही कैंडिडेट अमेठी में भी उतारना पड़ेगा अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं। वैसे वहां की जनता का जो मूड माहौल जो हम लोगों ने देखा भी था, तो वो यही है कि अमेठी से राहुल गांधी को पुनः दावेदारी करनी चाहिए। ये मांग वहां की जनता कर रही है। जी, आखिर ये लगातार अगर जो कहा जाए कि मत प्रतिशत में, कांग्रेस के मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज होना और राहुल गांधी का हार जाना 2019 में, आखिर क्या दर्शाता है वहां पर? देख भाई, ये टारगेटेड, देखिए बीजेपी की कार्यशैली हमेशा टारगेटेड रहती है। वो उसने स्मृति ईरानी जब वहां लड़ने आई है, तो स्मृति ईरानी ने वहां पर ग्राउंड पे जाके जनता की समस्या उनका सुनी, उनके साथ व्यवहार में कुशलता में दिखाई और सारी बातें करी वहां पर। कई बहुत मेहनत करी। अभी फिलहाल की बात अगर कर लें तो उन्होंने अपना एक घर भी वहां बनवा लिया है, जो जमीन उन्होंने काफी समय पहले खरीदी थी। गृह प्रवेश भी किया उन्होंने करीबन 20 दिन पहले। यही कांग्रेस मात खा जाती है कि कांग्रेस वहां पर डेवलपमेंट जो किया है उसने इतने जमाने से, उसको दिखाने और जनता से कनेक्ट की बात जो होती है, वो कनेक्ट अपने सांसद से कनेक्ट अगर नहीं होगा किसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का, तो कहीं ना कहीं बिखराव दिखेगा ही दिखेगा। भाई मुझे लगता है राहुल गांधी जी को पुनः
वहीं से लड़ना चाहिए और वहां से वहां की जनता से जो कनेक्ट उनका विस्थापित हो गया था उसको पुनः स्थापित करना चाहिए। लेकिन इतना जल्दी अब तो नहीं हो पाएगा। हमें जहां तक लगता है कि अगर जो इस समय अगर जो चुनाव लड़ने जाते हैं तो इतना जल्दी जनता से कनेक्ट होना बड़ा मुश्किल हो सकता है। नहीं भाई, बात आपकी सही है, लेकिन राजनीति में और चुनाव में कुछ भी संभव है, ये आप भी जानते हैं। तो राहुल गांधी अगर लड़ेंगे तो वो एक बहुत मेजर अट्रैक्शन बन जाएगा वो अमेठी, और प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से लड़ती हैं तो ये दोनों सीटें उत्तर प्रदेश की में पूरा अट्रैक्शन का केंद्र बन जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इतने अच्छे विश्लेषण के लिए के विश्वदेव राय जी। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 51 सीटों पर अपने योद्धा उतारे थे, उनमें से 4 सीटों का आज हमने विश्लेषण किया और जो योद्धा हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में हमने आपको बताया। दिक्कत यहां पर यह है कि बीजेपी के योद्धा चुनावी समर में उतर गए हैं, लेकिन जो विपक्ष है यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस अभी कहीं से कुछ सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही कि उनके प्रत्याशी, उनके योद्धा कब चुनाव मैदान में उतरेंगे। कहीं न कहीं कुछ कमजोरियां हैं, कहीं न कहीं इंडी जो गठबंधन है उनमें कहीं सीटों का तालमेल करना अभी बाकी है। तो जैसे ही हो जाएगा और जैसे ही विपक्ष अपने उम्मीदवार यहां पर उतारेगा, अन्य राजनीतिक पार्टियां इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी, हम उनके भी राजनीतिक सफर के साथ और पूरे विश्लेषण के साथ आपके साथ आएंगे और ये लगातार बताते रहेंगे कि वास्तव में कौन किसका कितना पलड़ा भारी पड़ रहा है। फिलहाल बीजेपी के योद्धा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।